तो हेलो दोस्तों, जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि प्रिंसेस जूजू ने मिंडो माउंटेन को पाने के लिए अपने सोल्जर्स को अटैक करने के लिए बोल दिया था। ये बात सुनते ही उसके सारे सोल्जर्स मिंडी माउंटेन के पाने के लिए उसके तरफ निकल पड़ते हैं और उनके बीच में काफी ज्यादा शानदार फाइट होने लग जाती है। और इन सभी को ये सारा काम आज ही रात में करना था, इसीलिए ये सारे वॉरियर्स जो कि सोल सेंटर रेलम पे थे, वो अपनी स्किल का यूज करते हुए काफी आसानी से अनमोल एम्पायर की आर्मी को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं। और उन सब ने इतनी ज्यादा तबाही मचा दी थी कि ऐसा लग रहा था कि उन्होंने सनमून एम्पायर के सारे सोल गाइड को डिस्ट्रॉय कर दिया है। और हीरो सब बोलने लग जाते हैं, जल्दी ही हम इस पूरी आर्मी को डिस्ट्रॉय कर देंगे, उसके बाद मिंटो माउंटेन वापस से हमारा हो जाएगा। तभी उन सब का कमांडर बोलता है कि ये सब अभी बहुत ही ज्यादा वीक हो चुके हैं, इसीलिए तुम अभी हार मत मानना, तुम अपने फुल पावर से इनके ऊपर अटैक कर दो। आज हम इस मिंडो माउंटेन को पाके ही रहेंगे। वही प्रिंसेस चूचू भी इस सभी चीजों को देख रहे थे और इन सभी चीजों को देख के वो काफी ज्यादा खुश भी लग रही थी। वहीं दूसरी तरफ युवा भी इस जगह पे आ चुका था और उसको इस जगह पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ लग रही थी, इसीलिए वो अपने डेस्टिनी आई को एक्टिवेट कर देता है। और वो जैसे ही इसको एक्टिवेट करता है तो उसे पता चलता है कि पूरी मिंडी माउंटेन के चारों तरफ एक अजीब सा कोहरा फैला हुआ है। वहीं युवा ये सब सोच पाता कि ये कोहरा किसका है। वहीं दूसरी तरफ सोल सैंड के जो भी वॉरियर थे वो बिल्कुल ही एंड में आ चुके थे और तभी उनका एक कैप्टन बोलता है, दोस्तों अब तुम्हें हारने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर हमने इस एरिया को अपने कब्जे में कर लिया तो हम पूरे मिंडी माउंटेन के अपने कब्जे में कर लेंगे। उसके बाद सभी सोल सेंटर लेवल के वॉरियर्स एक साथ मिलकर मिंडी माउंटेन के ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन तभी के अंदर से एक लेजर बीम बाहर निकलती है जो कि आसमान की ऊंचाइयों को छू रही होती है। और आसमान से एक काफी खतरनाक व्हाइट लाइट बाहर निकलती है, जिससे कि सभी लोग पूरी तरीके से अंधे हो जाते हैं। लेकिन युहाओ उस लाइट से तो कुछ होता ही नहीं है, लेकिन फिर भी वो वहां से टेलीपोर्ट होकर दूसरी जगह पे चला गया। तभी सारे जो भी वॉरियर्स इस मिंडो माउंटेन के ऊपर अटैक करने आए थे वो एक जगह फ्रीज हो जाते हैं और तभी हमें एक खतरनाक सी औरत को दिखाया जाता है, ना जिसका कि कोई शरीर ही नहीं होता, बस उसकी मुंडी दिख रही होती है हमें और वो काफी ज्यादा खतरनाक लग रही होती है। अभी उन सभी वॉरियर का दिल बाहर आ जाता है और वहाँ पे हमें बहुत ही ज्यादा वाइटनेस दिखाई जाती है। लेकिन तभी मिंडो मार्टिन के अंदर से रेड कलर का फॉग चारों तरफ फैलने लग गया था और जब वो फॉग हटती है तो हम देख पाते हैं कि सभी लोग मर चुके हैं, बस उन सभी की कंगाल बची हुई है। तभी हम युवा को देखते हैं जो कि एंड टाइम पे टेलीपोर्ट हो गया था और वो भी काफी ज्यादा घायल हो चुका था। भी और सोचने लग जाता है कि किस तरह की पावर थी जिसने कि बस अपने स्मोक से ही सारे सोल्ट सेंट के लेवल के बंदों को काफी आसानी से राख बना दिया और वो काफी आसानी से मर भी गए। यहाँ पे बस उन सभी की बस हड्डियां ही बची है और ये सब बस 2 ही सेकंड में हुआ, ये कैसे हो सकता है। अगर युवा उस टेलीपोर्ट नहीं होता उस जगह से तो हम युवा की कंकाल देखते, ना कि युवा को। युवा भी इस मंजर को देख के काफी ज्यादा डर चुका था, लेकिन तभी tianming भी बाहर आ जाता है और बोलता है कि ये कितना भयानक कोहरा था। युवा, अच्छा हुआ तुम एंड टाइम पे टेलीपोर्ट हो गए, नहीं तो तुम्हारे साथ साथ हम भी मारे जाते। युवा बोलता है, ये पहली बार है जिसको कि मैंने कुछ सेकंड पहले मौत का एक्सपीरियंस किया है, वो तो मैंने एंड टाइम पे अपनी डेस्टिनी आई को एक्टिवेट कर दिया था, जिस वजह से मुझे इस खतरे का पता चल गया था और मैं एंड टाइम पे वहां से टेलीपोर्ट हो गया। लेकिन वो आखिर चीज है कौन जो कि मिंडो मार्टिन को प्रोटेक्ट कर रही है। युवा ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी उसे मास्टर जियोन की बात याद आती है कि उन्होंने युवाओं से पूछा था कि तुम जानते हो कि अनमोल एम्पायर में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग सोल गाइडेंस टाइटल किसको मिला है। उसी लेजेंडरी फुल गाइडेंस की बात कर रहे हो ना, जो कि 10th लेवल पे थे, उसी की बात कर रहे हो ना। तभी मास्टर जियोन बताते हैं, हाँ मैं ट्रू उसी की बात कर रहा हूँ। उसे गॉड के नाम से पुकारा जाता है क्योंकि उसने 32 सालों में सनमून एम्पायर के लिए काफी ज्यादा खतरनाक खतरनाक सोल गाइडेंस बनाए हैं। सबसे ज्यादा खतरनाक सोल गाइडेंस जिसका नाम गॉड ऑफ डेथ है, वो तो सनमून एम्पायर ही नहीं पूरे डोली कॉन्टिनेंट में सबसे ज्यादा पावरफुल है। इस बात को सुन के युवा भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और पूछता है कि ये किस तरह का फुल गार्डेंस वेपन है, तो ये आखिर गॉड ऑफ डेथ के नाम से क्यों जाना जाता है। तभी उसके मास्टर से बताते हैं कि तुम जब उसको देखो तो ये तो तुम खुद पहचान जाओगे कि ये कितनी ज्यादा खतरनाक वेपन है। जब वो सामने आता है तो वो पूरी जगह में तबाही ला देता है। मैं तो बस ये उम्मीद करता हूँ कि बिल्कुल भी उससे तुम्हारा कभी सामना ना हो। जो भी उसका मास्टर है उसको डेथ गॉड के नाम से बुलाया जाता है।
उसके बाद सीन प्रेजेंट में आ जाता है और प्रिंसेस जूजू उस तबाही को देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। साथ ही में हम उसकी आंखों में बिल्कुल ही निराशा देख पाते हैं और वो काफी ज्यादा डर भी रही होती है। वो भी सोल्जर उस शॉक वेव के सामने आया था, वो भी काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुका है। भी अपने साथियों को उठा के ला रहे होते हैं और साथ ही में युवा भी वापस आ रहा होता है। उसके बाद वो अपने मन में सोच रहा होता है कि अभी के लिए तो इस हिसाब से तो स्टार लो कैंप हार गया, हम इनको कभी भी वापस नहीं पा पाएंगे। लेकिन मैं तो ये सोच रहा हूँ कि पियानो एम्पायर की क्या हालत होगी। उसके बाद वो अपनी आई का यूज करते हुए सिचुएशन को देखने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं पता चलता है और वो बोलता है अभी के हिसाब से मैं मामूली सा सोल्जर नहीं बन सकता, अब मुझे सिरक एकेडमी में जाना ही पड़ेगा। उन सभी को इन सभी के बारे में बताना होगा। मुझे नहीं लगता इन सभी के बीच में अंपायर कुछ कर भी पाएंगे, इसीलिए हमें पोसेइडन पेविलियन की हेल्प लेनी पड़ेगी। इतना बोल के वो सिरक एकेडमी के लिए निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ चार लोग पैलेस को हमें दिखाया जाता है, जगह पे प्रिंसेस चूचू के साथ उसके कमांडर भी थे और साथ ही में प्रिंसेस चूचू रोते हुए बोल रही होते कि आज की हार हम मेरे वजह से हुई है। मैंने कोई ना ही अच्छे टैक्टिक्स और ना ही कोई अच्छे प्लान पे वर्क किया, जिस वजह से मैंने अपने आर्मी का बहुत बड़ा हिस्सा खो दिया। इसीलिए मैं एम्परर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मुझे इसके लिए कोई सजा दे। न बोल के वो सभी लोगों से माफी मांगने लग गई थी, लेकिन सोल्जर्स भी बो डाउन कर देते हैं और साथ ही में व्हाइट टाइगर मास्टर भी बो डाउन कर देते हैं। अभी वो बोलता है कि इसमें आपकी गलती कोई भी नहीं है, क्योंकि आपका मार्शल लो और मैंने ही आपकी टैक्टिस पे हाँ मिलाई थी, इसलिए आधी सजा तो मुझे मिलनी चाहिए। लेकिन अभी के लिए तो ये जानना चाहिए कि जो हमें जानकारी मिली थी वो गलत थी कि सही। नहीं, ये सनमून अंपायर का कोई प्लान तो नहीं था। हम इस तरह की गलती को वापस से बर्दाश्त नहीं कर सकते। वे प्रिंसेस चूचू उसको खड़ा कर देती है और फिर बोलती है कि आपको वो जानकारी किसने दी थी। उसके बाद मास्टर ड्यूक उसे बताते हैं कि ये जानकारी बस मेरे बेटे को पता था और ये जानकारी मेरे बेटे ने ही मुझे दी है, जिसका नाम डायली आली है। उसके बाद तुरंत उसको वहां पे बुला लिया जाता है और उसके बाद वो व्हाइट टाइगर मास्टर के सामने ग्रीट करता है। फिर व्हाइट टाइगर मास्टर उससे पूछते हैं कि जो तुम जानकारी लेके आए थे वो किसने दी थी तुम्हें। वो ये सब बताना नहीं चाहता था, इसीलिए वो झूठ बोलते हुए कहता है कि ये सब मैंने खुद ही पता किया था। फिर व्हाइट टाइगर मास्टर उस पर गुस्सा होते हुए बोलते हैं आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने झूठ बोलने की, बस बोलो नहीं तो हम तुम्हें गद्दार समझा जाएगा। तभी डॉली को बचाने के लिए उसका भाई हमने आ जाता है और बोलता है फादर हमारा भाई गद्दार नहीं हो सकता, जो भी उसने जानकारी दी थी वो ठीक थी। कैसे बात सुनकर तो उसके फादर और गुस्सा हो जाते हैं और बोलते हैं कि तुम लोग मुझे क्या बोला, आखिर तुम भूल चुके हो कि मिलिट्री कैंप में बस यहाँ पर कोई फादर और ना ही सन है, यहाँ पे बस जनरल और सोल्जर्स है। बात को सुनकर डाहन बोलता है यस मार्शल, मुझे माफ कर दीजिए। दूसरी तरफ डालियाली बोलता है कि मार्शल मेरा यकीन कर दिए, जिसने मेरे को यह जानकारी दी वो उसका इरादा कोई खराब नहीं था, की जानकारी भी बिल्कुल एक्यूरेट है। इस बात को सुन के व्हाइट टाइगर मास्टर बोलते हैं कि तुम्हें उसका मुझे नाम बताने की कोई भी जरूरत नहीं है, लेकिन मैं जो पूछूं वो तुम्हें हाँ या फिर ना में जवाब देना है, जिससे कि जो तुमने उससे वादा किया है वो भी नहीं टूटेगा। तो मेरा सबसे पहला सवाल है कि उस लड़के के पास स्पिरिट आई है कि नहीं। इस बात को सुनकर तो डॉली भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और सोचने लग जाता है कि ये इनको कैसे पता चल सकता है, और वो बोलता है हाँ उसके पास है। के बाद व्हाइट टाइगर मास्टर ने उससे पूछा कि क्या उस लड़की की लंबाई 6.2 फीट है। इस बात को सुनकर तो डाउलियाली और काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और मन में सोचने लग जाता है ये तो सच बोल रहे हैं। फिर डाउलियाली बोलता है हाँ। के बाद प्रिंसेस चूचू बोलती है आपकी बातें सुन के तो मुझे लग रहा है कि मैं इस बंदे को जानती हूँ। डाउलियाली ने दोनों सवालों का सही हाँ में जवाब दे दिया था, जिस वजह से मास्टर ड्यूक को उस पर शक करने की कोई भी वजह नहीं बची थी। उसके बाद वो बोलता है मैं समझ गया, उसी ने मेरी 2 बार जिंदगी बचाई। नहीं जानता कि वो पर्सन कौन है, लेकिन उसकी जानकारी जो है वो गलत नहीं हो सकती है। इस बात को सुनकर डॉली काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और बोलते हैं क्या कहा आपने, उसने आपकी 2 बार जान बचाई है। इस बात को सुन के मास्टर ड्यूक बोलते हैं हाँ। साथ ही में वो डॉली के पास में आ जाते हैं और उसको खड़ा कर देते हैं और बोलते हैं ये तो बहुत ही ज्यादा लंबी कहानी है, तो मैं ये शॉर्ट में कहानी सुनाता हूँ। उसके बाद वो पहली कहानी सुना देते हैं और बोलते हैं कि दूसरी बार तो मेरे को अभी अभी बचाया है, इस चीज को तो 1-2 दिन ही हुए हैं। उसके बाद हम युवाओं को देखते हैं जो कि सिरक एकेडमी में बाहर आ चुका था, उसे उस ट्रेन से हैंगडोंग दिखाई देती है, जिस चीज को देखते ही वो अपने गाड़ी से बाहर निकल जाता है। लेकिन जब वो बाहर निकल कर देखता है तब उसे पता चलता है कि ये तो हैंगडोंग जैसी दिखने वाली वो लड़का है।
उसके बाद वो लड़का उस जगह से उसके सामने ही चला जाता है और उसके बाद युवा अपने मन में सोचने लग जाता है कि आखिरकार तुम कहाँ पर हो। उसके बाद जो भी उसने टांग हुटोंग के साथ अपने पल बिताए थे वो सारे उसको याद आने लग जाते हैं। उसके बाद वो धीरे धीरे साइडन पवेलियन की तरफ भी जा रहा था। लेकिन तभी हम एक लड़की को देखते हैं जिसको कि हमें चेहरा नहीं दिखाया जा रहा होता है। उस लड़की की हमें शक्ल तो नहीं दिखाई जाती लेकिन उसके बालों का कलर तो बिल्कुल ही एंडोंग की तरह ही दिखाई दे रही थी। उसके बाद वो लड़की युवा के बगल से गुजरने लग जाती है। जब वो युवा के बगल से गुजरती है तो उसे कुछ फील होता है और वो पीछे मुड़कर देखता है तो वो उस जगह पे नहीं होती है। उसके बाद युवा जब थोड़ा सा आगे जाता है तो उससे अपने सामने टैंग होटंग दिखाई देती है। तो उसे एक ही नज़र में पहचान चुका था और वो तुरंत ही उसके पास में भागने लग जाता है। और फिर वो जैसे ही पलट के मुड़ती है तो वो बिल्कुल ही टैंगुटुंग की तरह ही दिखाई दे रही होती है। बेशक से उसका स्टाइल भी बदल गया हो लेकिन उस खूबसूरत चेहरा युवा देख लेता है और उसको भागते हुए जाके गले मिल जाता है। युवा तो बहुत ही ज्यादा खुश लग रहा था लेकिन टैंगुटुंग इस चीज से तो काफी ज्यादा हैरान हो चुकी थी। के बाद टेंगोटोंग अपने पार को यूज करते हुए युवाओं को दूर फेंक देती है। दूसरी तरफ युवा अपने मन में सोच रहा था कि आखिरकार ये मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है और ये कैसे हो सकता है। दूसरी तरफ टेंगोटोंग फाइट करने के लिए पूरी तरीके से रेडी हो चुकी थी। वो बोलती है आखिरकार तुम हो कौन और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे गले लगाने की, क्या तुम मरना चाहते हो। उसके बाद युवा बोलते हैं कि तुमने मुझे पहचाना नहीं, मैं तुम्हारा युवा हूँ। इस बात को सुन के टैंग होटोंग बोलती है कि मैं तुम्हें नहीं जानती। अभी युवा बोलते हैं याद आया, तुम्हारी तो याददाश्त खो गई है। कल ने इस चीज के बारे में मुझे बताया था लेकिन मुझे यकीन नहीं था कि तुम मुझे पूरी तरीके से भूल चुकी हो। उसकी ऐसी बात सुन के टैंग होटोंग बोलती है तुम ऐसे पागलों वाली बात कैसे कर सकते हो। वांगडोंग कौन है, वांगडोंग नाम की कोई भी लड़की को मैं नहीं जानती। युवा तो उसका असली नाम नहीं जानता था तो उसे वांग डोंग के नाम से ही बुलाता था। उसको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोलूं। उसके बाद वो बोलता है कि मैं हूँ युहा और तुम वांग डोंग हो, तुम्हें कुछ याद नहीं आ रहा। इस बात को सुन के टांग टोंग बोलते हैं कि पहली बात तो ये मैं तो किसी को भी वांगडोंग को नहीं जानती हूँ और दूसरी बात ये मेरा नाम टांगुटोंग है। इतना कह के वो अपने विंग्स को बाहर निकाल लेती है और वो तुरंत ही उस जगह से चली जाती है। उसके बाद यूहो बोलता है कि ये अंकल यू और अंकल टाई ने बिल्कुल सच कहा था, ये तो मुझे भूल चुकी है। मुझे लगता है वो सच में अपनी मेमोरी को भूल चुकी है।